हाय फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट जिसमें यूनिट 3 कर रहे थे उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 सेल पढ़ रहे थे, द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ लिया था। आज यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। यूकैरियोट के अंतर्गत सारे प्रोटिस्टा के मेंबर, प्लांटी के मेंबर, एनिमेलिया और फंजाई, इन सारे किंगडम के मेंबर यूकैरियोट के अंतर्गत आते हैं। मीन्स किंगडम मोनेरा जो था वो केवल और केवल प्रोकैरियोटिक था, बाकी सारे किंगडम जो है यूकैरियोट थे। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में हमें साइटोप्लाज्म के अंदर जो है कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है। मीन्स उसमें साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ढेर सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल देखने को मिलते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स पॉजेज एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद ए न्यूक्लियर इन्वेलप। यूकैरियोटिक सेल्स में जो है जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। मीन्स न्यूक्लियर इन्वेलप से कवर्ड होता है न्यूक्लियस। यहाँ पे नेकेड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जैसा कि प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लियस था वो नेकेड था, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है इन्वेलप होता है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। इसके अलावा भी देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो है कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जैसे कि साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी यूकैरियोटिक सेल्स में ही देखने को मिलता है। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सभी यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसे मतलब एक समान नहीं होते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट as the former possess cell walls, plastid and a large central vacuole which are absent in animal cells। प्लांट सेल में जो है क्या क्या देखने को मिलता है? सेल वाल पाया जाएगा, प्लास्टिड पाए जाएंगे, मीन्स डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड देखने को मिलेंगे, और एक बड़ा सा सेंट्रल में वैक्यूल पाया जाएगा। जबकि एनिमल सेल में ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। मीन्स प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक तरीके से ये डिफरेंट भी हो गया कि प्लांट और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसके आधार पे, सेल वाल, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के आधार पे। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ देखा जाए तो एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। तो एनिमल सेल में जो होता है एक सेंट्रियोल पाया जाता है जो कि ज़्यादातर प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। जो सेंट्रियोल होता है ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, जो कि सारे प्लांट सेल में जो है लगभग देखा जाए तो ये सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। लेट अस नाउ लुक एट इंडिविजुअल सेल्स ऑर्गेनेल्स टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें सबसे पहले उसकी आउटर लेयर मीन्स सेल मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पे जानना है। तो सेल मेम्ब्रेन यानी कि जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s। जो सेल स्ट्रक्चर यानी कि सेल मेम्ब्रेन की जो डिटेल स्टडी है वो हमें कब करने को मिली? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कर ली गई, उसके बाद ही हमें सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी करने में सहायता मिली। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कब हुई? 1950s के दौरान। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन द ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स RBCs enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। तो RBC की जो सेल होती हैं ह्यूमन में, स्पेशली देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी जो है साइंटिस्ट ने RBC सेल पे ही किया था। दीज स्टडीज शोड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। और इस स्टडी से यह पता चला कि सेल मेम्ब्रेन के
सेल मेम्ब्रेन जो है किसका किसका बना होता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना होता है। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन ए बाइलेयर। जो इसमें लिपिड होता है वो मेजर लिपिड मीन्स ज़्यादातर लिपिड सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड्स ही देखने को मिलता है वो, और फास्फोलिपिड जो होता है वो बाइलेयर में अरेंज्ड होता है। The lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner parts। जो सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत लिपिड का पोजीशन है वो क्या कैसे देखा गया कि जो पोलर हेड था उसका वो हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में और वो आउटसाइड को फेस करता था, और जो हाइड्रोफोबिक टेल मीन्स जो हाइड्रोफोबिक टेल होता था वो इनर साइड को फेस करता था। दिस इंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। ये जो नॉन पोलर टेल होता है मीन्स उसमें पोलैरिटी नहीं होती है, जो अंदर की तरफ पाया जाता है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना होता है, जबकि जो पोलर हेड वाला पार्ट होता है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना होता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो नॉन पोलर टेल होगा मीन्स जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का होता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब जो है उसमें हाइड्रोकार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की कोई कंडीशन नहीं देखने को मिलती है, और जबकि पोलर हेड जो होता है वो अनसेचुरेटेड होता है। इन एडिशन टू फास्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। फास्फोलिपिड के अलावा जो है सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। Later biochemical investigation clearly revealed that the cell membrane also possesses proteins and carbohydrates। बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला, ये क्लियर हो गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। मीन्स सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का पहले ये था कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना है, लेकिन बाद में जब कुछ बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ मीन्स उनका बायोकेमिकल नेचर देखा गया तो उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया गया। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। विभिन्न सेल के प्रकार में देखा जाए तो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वो वेरी करता है, यानी कि विभिन्न सेल में प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है वो हमें एक जैसा नहीं देखने को मिलता है। इन ह्यूमन बीइंग के केस में क्या है, द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स मीन्स आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है ह्यूमन बीइंग में उसमें अगर देखा जाए तो हज अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन और 40% लिपिड देखने को मिलता है। तो जो हमारी आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड की मात्रा होती है। Depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified as integral and peripheral। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पे देखा जाए तो जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन पाई जाती हैं उनको भी दो तरीके से क्लासीफाई किया गया, एक इंटीग्रल प्रोटीन और एक पेरिफेरल प्रोटीन। जो पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं वो लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और आर टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। मीन्स यहाँ पे ये है कि जो पेरीफेरल प्रोटीन होती है वो एक प्रकार की सरफेस मेम्ब्रेन के तरफ पाई जाएगी, और जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो पार्शली का मतलब थोड़ा बहुत या तो पूरी तरीके से सेल मेम्ब्रेन में धसी हुई होती हैं। जैसा कि इस फिगर में जो है यहाँ पे हमें पेरीफेरल प्रोटीन और जो है ये इंटीग्रल प्रोटीन को दिखाया गया है। इंटीग्रल प्रोटीन ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरी धसी दिख रही हैं और पेरीफेरल प्रोटीन जो है सरफेस पे पाई जाती हैं। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972, वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मीन्स एक सेल मेम्ब्रेन का इम्प्रूव मॉडल आया जिसको ये दो साइंटिस्ट ने मिलके दिया था, सिंगर और निकोलसन, वो भी 1972 में। और इनके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इनके इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया वो ये दो साइंटिस्ट सिंगर और निकोलसन 1972 में ले आए। अकॉर्डिंग टू दिस इनके अनुसार क्या था,
द quasi fluid nature of lipid enables lateral movement of the proteins within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. इनके अनुसार क्या था कि जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का था उसमें जो लिपिड का नेचर था वो क्वाजी फ्लूइड नेचर था, और ये क्वाजी फ्लूइड नेचर जो था वो लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन को शो करता था। उसमें मीन्स जो लिपिड की बाई लेयर थी उसके अंतर्गत उस लिपिड बाई लेयर में ये प्रोटीन का मूवमेंट जो है लैटरल मूवमेंट देखने को मिलता था। और ये इस एबिलिटी मीन्स इसके कारण ही जो है जो इसकी सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है उसको मेजर किया जा सकता है आसानी से। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, इंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन एक्सेट्रा। तो फ्लूइड नेचर सेल मेम्ब्रेन का जो है उसके कारण यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखने को मिलते हैं सेल मेम्ब्रेन के। क्या ये किसमें किसमें हेल्प कर सकता है? सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, इंटरसेलुलर मीन्स दो सेल के बीच जो जंक्शन का फॉर्मेशन होता है उसमें भी ये मदद करता है, सिक्रीशन में भी मदद करता है, इंडोसाइटोसिस करता है और सेल डिवीज़न में भी मदद करता है। तो ये सारे फंक्शंस याद रखने हैं। मीन्स सेल मेम्ब्रेन के कौन कौन से फंक्शन हो गए? सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, इंडोसाइटोसिस और सेल डिवीज़न। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी देखने को मिलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र भी देखने को मिलता है। मीन्स जो विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होता है सेल के अंदर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मोस्टली देखा गया है कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल को ही ये जो है सेलेक्ट करके अंदर सेल के अंदर भेजती है। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called the passive transport। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो सेल के क्रॉस मूव कर जाते हैं बिना किसी एनर्जी के ही। मीन्स वो पैसिव रूप से जो है सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के मूवमेंट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। न्यूट्रल सल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। जो कुछ न्यूट्रल सल्यूट होते हैं उनका जो है डिफ्यूजन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू वो पास हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में के थ्रू। अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जाते हैं, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कुछ सल्यूट का देखने को मिलता है। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। तो कोई चीज़ हाई से लो की तरफ जाएगी तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो अपने आप ही हो जाएगी। वाटर में आल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे वाटर का मूवमेंट जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और सेल के अंदर जो है वाटर का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो वाटर का मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और इस डिफ्यूजन के थ्रू इस प्रकार के मूवमेंट को ही ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। एज दी पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू दी नॉन पोलर लिपिड बाई लेयर। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्योंकि लिपिड की जो बाई लेयर होती है वो नॉन पोलर होती है, मीन्स वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है, तो जो है हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है, यानी कि वो जो नॉन पोलर हेड होता है उसके थ्रू जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो आसानी से मूव नहीं कर सकते हैं। दे रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। उनको एक इम्पॉर्टेंट कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है मूव करने के लिए। सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस उनको मूव करने के लिए कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ए फ्यू आयंस ORR molecules are transported across the membrane against their concentration gradient that is from lower to the higher concentration। कुछ आयन और मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के थ्रू जो है देखा जाता है तो अगेंस्ट ग्रेडियंट देखा जाता है, मीन्स लोअर से हायर की तरफ देखा जाता है।
कुछ मॉलिक्यूल लो टू हाई मूव करते हैं, डेट इज़ फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। तो इस सच ए ट्रांसपोर्ट इज़ एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। तो इस प्रकार की ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी चीज़ हाई से लो की तरफ जब जाए, लो से हाई की तरफ जाएगी तो फिर उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इन विच एटीपी इज यूटिलाइज, इस प्रकार के मूवमेंट में जो है एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है और इस प्रकार के मूवमेंट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसा कि सोडियम पोटेशियम पंप, अभी आगे चल के इसको पढ़ना है सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। अब हमें प्रोकैरियोटिक सेल के यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत हमें सेल वॉल यहाँ पे देखना है क्या होती है। यहाँ पे सेल वॉल देखते हैं कि एज यू मे रिकॉल ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड दी सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। जो सेल वॉल होती है ये फंजाई और प्लांट के केस में पाई जाती है। तो देखा जाए तो सेल वॉल एक आउटर कवरिंग के रूप में पाई जाती है और नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो सेल वॉल होती है वो लिविंग स्ट्रक्चर होती, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है, वो लिविंग नहीं होती है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। जो सेल वॉल होती है ये केवल सेल को शेप ही नहीं प्रोवाइड करती है बल्कि ये सेल को जो है मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से जो है सेल वॉल बचाती भी है कि किसी प्रकार का मैकेनिकल डैमेज या इन्फेक्शन से उसको सेल को बचाती भी है। इट आल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और ये सेल टू सेल इंटरेक्शंस में भी हेल्प करती है और एक अनडिजायरेबल जो है मैक्रोमॉलिक्यूल को अनडिजायरेबल एक बैरियर भी प्रोवाइड करती है। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टाइन्स, माइनस एंड minerals like calcium carbonate, while in others plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectin and proteins। तो जो सेल वॉल होती है वो एल्गी में देखा जाए तो एल्गी की सेल वॉल किसकी किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, गैलेक्टाइन्स, माइनस एंड कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब की बनी होती है एल्गी की सेल वॉल। जबकि और अन्य प्लांट में देखा जाए तो और अन्य प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती हैं। द सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट सेल्स, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर टूवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। तो सेल वॉल में जो है एक प्राइमरी वॉल होती है और एक सेकेंडरी वॉल देखने को मिलती है। यंग प्लांट में देखा जाए तो प्राइमरी वॉल जो होती है वो ग्रोथ में कैपेबल होती है, जबकि जो है अगर मेच्योर प्लांट में देखा जाए जब सेल मेच्योर कर जाती है तो सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है और सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन प्राइमरी सेल वॉल के अंदर मीन्स इनर साइड की तरफ सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। द मिडल लैमेला इज ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड्स ORR ग्लूज द डिफरेंट नाइबरिंग सेल्स टूगेदर। मिडिल लैमेला सेल वॉल में पाई जाने वाली एक मिडिल लैमेला की एक लेयर होती है जो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है और ये दो सेल्स को आपस में जोड़े रखने का काम करती है। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला में बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नाइबरिंग सेल्स। जो सेल वॉल होता है और मिडिल लैमेला होता है वो एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन से जुड़े होते हैं। मीन्स साइटोप्लाज्म, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के थ्रू, ये प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन के थ्रू ही जो है एक दूसरे सेल का जो साइटोप्लाज्म है कनेक्ट रहते हैं। अब यहाँ पे हमें तीसरा स्ट्रक्चर पढ़ना है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है देखते हैं कि while each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and functions, many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated। तो इनका इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसलिए नाम पड़ा क्योंकि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिनका जो फंक्शंस होता है कोऑर्डिनेटेड होता है, मीन्स जिनका फंक्शन एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में देखा जाता है, तो उनको इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के नाम से जानते हैं। The endomembranous system include endoplasmic reticulum,
ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स यानी कि जिसको गोल्गी बॉडी के नाम से जानते हैं, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये चार स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। Since the functions of the mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, these are not considered as a part of endomembrane system. तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरॉक्सीसोम जो होते हैं, इनका फंक्शंस एक साथ इनके साथ मतलब कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस इनका नहीं होता है, इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरॉक्सीसोम जो होते हैं ये नॉन इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में सबसे पहला स्ट्रक्चर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ना है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ द नेटवर्क ओवरऑल रेटिकुलम ऑफ द टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यूकैरियोटिक सेल की स्टडी करने पे ये दिखता है कि एक धागे जैसी, एक जाल जैसी, रेटिकुलम जैसी एक पतली सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखती है साइटोप्लाज्म के अंतर्गत। तो साइटोप्लाज्म में ये इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता है। हेंस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये सेल के जो है कंपार्टमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक इंट्रासेलुलर स्पेस मीन्स एक जिसको ल्यूमिनल इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का कंपार्टमेंट, और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट होगा, जो साइटोप्लाज्म वाला कंपोनेंट होगा उसको एक्स्ट्रा सेलुलर ल्यूमिनल कहते हैं। तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर ल्यूमिनल के रूप में ये डिवाइड कर देता है सेल को। The endoplasmic reticulum often shows ribosomes attached to their outer surface. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो है राइबोसोम्स अटैच देखने को मिलते हैं, वो भी उसके आउटर सरफेस पे, बाहरी वाली सतह पे उसके राइबोसोम्स चिपके हुए मिलते हैं। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो जिस सरफेस पे राइबोसोम्स पाए जाएंगे उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, यानी कि RER कहते हैं। और इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर जो है उस ट्यूब्यूल्स पे जो है राइबोसोम्स नहीं देखने को मिलता है तो उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, SER कहते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन दी सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन दी प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सेल्स में आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्योंकि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो जो है साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है, और ये किस में मदद करता है? प्रोटीन सिंथेसिस और कुछ हार्मोन्स के सिक्रीशन में मदद करता है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे भी देखने को मिलता है। द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका मेजर फंक्शन क्या होता है? लिपिड की सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। और कुछ जो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में भी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करता है। इन एनिमल्स सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एनिमल के केस में जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे जो है कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये 3 फंक्शन हमें याद रखने हैं कि ये लिपिड का सिंथेसिस करता है और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में हेल्प करता है और कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन्स के सिक्रीशन में भी मदद करता है। अब यहाँ पे हमें इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत जो है दूसरा स्ट्रक्चर गोल्गी अपरेटस मीन्स गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ना है। कैमलियो गोल्गी एक साइंटिस्ट थे। 1898 में इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर दी न्यूक्लियस। एक डेंसली स्टेन्ड जो है
रेटिकुलर स्ट्रक्चर को इन्होंने न्यूक्लियस के पास में ऑब्जर्व किया और उसी को गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी के नाम से जानते हैं। दीज वेयर आफ्टर नेम्ड गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम, और उनके द्वारा उसी का नाम जो है गोल्गी बॉडी पड़ गया। दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स आर सिस्टर्नी ऑफ दी 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। जैसा कि फिगर 8.6 में हमें गोल्गी अपरेटस का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसकी जो है गोल्गी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होता है ये ज़्यादातर देखा गया है कि फ्लैट होता है, डिस्क शेप सैक इसका होता है, और जो इसमें सिस्टर्नी पाए जाते हैं उनका डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर से लेके लगभग 1 माइक्रोमीटर तक इनका डायमीटर होता है। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, और ये सारे जो सिस्टर्नी होते हैं एक साथ पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। वेरीड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन ए गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एक गोल्गी बॉडी के अंतर्गत जो है देखा जाए तो बहुत सारी संख्या में सिस्टर्नी देखने को मिलती है। द गोल्गी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस ORR द फॉर्मिंग फेस एंड कॉन्केव ट्रांस ORR द मैच्योरिंग फेस। तो जो गोल्गी बॉडी के जो गोल्गी बॉडी में सिस्टर्नी पाई जाती है वो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होती है। न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो कॉन्सेंट्रिक मैनर में अरेंज होती है सिस्टर्नी। जो उसका कॉन्वेक्स वाला उभरा हुआ हिस्सा होता है वो उसको सिस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं, और जो उसका कॉन्केव वाला पार्ट होता है उसको ट्रांस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं। द सिस एंड ट्रांस फेसेस ऑफ ऑर्गेनेल आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। जो सिस और ट्रांस फेस होते हैं और उस सिस्टर्नी में मीन्स गोल्गी बॉडी के जो सिस्टर्नी में सिस और ट्रांस फेस जो होते हैं ये देखा जाए तो एक दूसरे से तो कनेक्ट रहते हैं, लेकिन ये देखा जाए तो ये ऑर्गेनेल मतलब इनका फंक्शन जो होता है ये अलग अलग होता है। द गोल्गी अपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। जो गोल्गी बॉडी का मुख्य फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये पैकेजिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं। टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रा सेलुलर टारगेटेड ORR secreted outside the cells. Material to be packed in the form of vesicles from the endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो वेसाइकल्स या टिब्यूल्स के फॉर्म में देखने को मिलता है, और ये वेसाइकल्स या टिब्यूल्स जो होते हैं वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये इसका जो सिस्टर्नी वाला वेसाइकल्स या टिब्यूल्स वाला वेसाइकल्स और टिब्यूल्स जो इसमें पाए जाते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ फ्यूज करके इसका सिस फेज जो होता है गोल्गी अपरेटस का फॉर्मेशन करता है एंड मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। और सिस से ये फ्यूज कर जाएगा, गोल्गी अपरेटस के सिस फॉर्म से फ्यूज करेगा और मैच्योरिंग फॉर्म से वो वेसाइकिल और टिब्यूल्स को जो है रिलीज कर देता है। These explain why the Golgi apparatus remains in the close association with the endoplasmic reticulum। और ये जो है गोल्गी अपरेटस का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। ए नंबर ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी अपरेटस बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांस फेज। मीन्स जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है राइबोसोम्स के द्वारा जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाए जाएंगे, तो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का जो सिंथेसिस होगा वो जाके गोल्गी बॉडी के सिस्टर्नी के थ्रू ही जो है मॉडिफाई किया जाता है और उसके मतलब सिस फेज से मॉडिफाई होगा और ट्रांस फेज से जाके रिलीज कर दिया जाता है। गोल्गी अपरेटस इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। और जो ये गोल्गी बॉडी होती है इसका जो है इम्पॉर्टेंट साइट क्या होता है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे तीसरा हमें पढ़ना है इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, तीसरा लाइसोसोम्स है और चौथा वैक्यूल्स। तो सबसे पहले लाइसोसोम्स को देख लेते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी अपरेटस। ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये भी गोल्गी बॉडी में पैकेजिंग के दौरान ही इनका भी फॉर्मेशन होता है।
The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes. जो लाइसोसोमल वेसाइकिल्स होते हैं उसमें बहुत सारी मात्रा में देखा जाए तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे कि हाइड्रोलेजेस हो गए, हाइड्रोलेजेस के अंतर्गत जैसे लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, इस सब प्रकार के जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है ये लाइसोसोम्स में ही पाई जाती है। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होती हैं ये एसिडिक पीएच पर एक्टिव होती हैं, मींस एसिडिक पीएच पे ही ये काम करेंगी। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेटेस, तो ये सारे एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में मदद करती हैं। अब हमें चौथा स्ट्रक्चर वैक्यूल्स पढ़ना है, ये भी इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंतर्गत आता है। चौथा स्ट्रक्चर वैक्यूल्स। दी वैक्यूल इज़ दी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म। ये जो वैक्यूल होता है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इट कंटेन्स वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर दी सेल। वैक्यूल में क्या होते हैं, वाटर सैप होते हैं और कुछ ऐसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो सेल्स जो है एक्सक्रीट करती हैं, वो इसी वैक्यूल में ही पाए जाते हैं। मीन्स जो कुछ वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं वो वैक्यूल में ही पाए जाते हैं। दी वैक्यूल इज़ बाउंड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल जो होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। सिंगल मेम्ब्रेन एक टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है, उसी से ये वैक्यूल कवर्ड होता है। इन प्लांट सेल्स दी वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट सेल में क्या होता है कि जो सेल का वॉल्यूम होता है वो लगभग 90% वैक्यूल से ही कवर्ड होता है। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स इनटू द वैक्यूल, हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। प्लांट के केस में जो ये टोनोप्लास्ट होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है विभिन्न प्रकार के आयंस और कुछ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट होती है ये किस में मदद करती है, ये कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में मदद करती है, वो भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, मीन्स जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये मदद करती है। इस प्रकार जो कंसंट्रेशन होता है वो वैक्यूल में जो होता है हायर होता है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अगर कंसंट्रेशन देखा जाए तो वैक्यूल के साइटोप्लाज्म के कंपेयर में जो है वैक्यूल में ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है। इन अमीबा दी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ये वैक्यूल भी कई तरीके से पाया जाता है, तो अमीबा के केस में जो वैक्यूल होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किडनी की तरह ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। तो ये किडनी जैसे फंक्शन करती है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में, वैसे ही अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है। इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड इनगल्फिंग दी फूड पार्टिकल्स। बहुत सारी सेल्स में यानी कि जो कुछ प्रोटिस्टा की मेम्ब्रेन होते हैं उनमें फूड वैक्यूल भी देखने को मिलता है। तो ये वैक्यूल जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में पाया जाएगा, जो फूड वैक्यूल होगा ये कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर में देखने को मिलता है फूड वैक्यूल, जो कि फूड पार्टिकल को जो है निगलने में मदद करता है। अब हमें यहाँ पे ये 3-4 स्ट्रक्चर इंडोमेम्ब्रेनस के पढ़ लिए, अब हमें नॉन इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़ने हैं, तो उसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज बस यहीं तक, थैंक यू।